आप यह कहें कि कोई भी पदासीन व्यक्ति जो चुना हुआ व्यक्ति है, चाहे वह सरपंच हो अथवा त्रिस्तरीय पंचायत का कोई सदस्य हो, तो यदि वह किसी प्रकार की अनियमितता में दोषी पाया गया है, जैसे पंचायत में जो भी कार्य किए जाते हैं या जो राशि आती है, जो उसके बंदरवाट में और गलत तरीके से उसके दुरुपयोग का दोषी पाया जाता है, तो ऐसे पदासीन व्यक्ति मतलब निर्वाचित व्यक्ति को धारा 40 के तहत दोषी पाए जाने पर पद से पृथक करने की कार्यवाही की जाती है और 92 जो धारा होती है, वह यदि वित्तीय अनियमितता हुई है तो संबंधित जो सरपंच है अथवा अन्य जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वह और साथ में अ, उस पंचायत या उस संस्था का जनपद हो गया, जिला पंचायत हो गया, वहाँ भी उसी स्तर पर वह लागू होता है। तो ज़्यादातर यह पंचायतों में देखा जाता है, ग्राम पंचायत में। तो ग्राम पंचायत का जो सरपंच है, सचिव है, उसके ऊपर धारा 92 के तहत वसूली अधिरोपित की जाती है। इसके विषय में कार्यवाहियाँ होती रहती है समय-समय पर, लेकिन हम ज़्यादातर इन कार्यवाहियों से वाकिफ़ नहीं रहते हैं। जैसे हम यदि कभी अपने ग्राम पंचायत में, किसी भी ग्राम पंचायत में यदि हम ये जानकारी चाहते हैं, तो हमें आरटीआई लगा कर के जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। ये जानकारी सामान्यतया साझा नहीं होती है। जैसे आप देखते हैं कि मनरेगा का पोर्टल होता है, पंचायत दर्पण का पोर्टल होता है। इन सभी पोर्टल में ज़्यादातर ये जानकारियाँ हमें मिल जाती हैं कि मतलब क्या कार्य हो रहे हैं। लेकिन अ, ये जानकारी हमें नहीं मिलती है, जिसमें इस बात का ज़िक्र रहता है कि कौन से जनप्रतिनिधि पर क्या कार्यवाही हुई। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको एक अभी आपके सामने स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से हम एक धारा 18 की शिकायत आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमने एक आरटीआई लगाई थी, मतलब आरटीआई हमने 2 लगाई थी। हमें कौतूहल हुआ ये जानने का कि भई जो पंचायतों के लिए इतनी राशि से मध्य प्रदेश की 23,922 पंचायतें हैं, तो इतनी राशि जो पंचायतों के लिए आती है, तो इन राशियों का क्या किया जाता है? और राशि के यदि दुरुपयोग का दोषी पाया जाता है, तो ऐसे सरपंच, सचिव या ऐसे जो भी लोग हैं, उनके ऊपर क्या कार्यवाही की जाती है? तो धारा 40-92 की कार्यवाही की जानकारी हमें मिली, कुछ हमने अपनी पंचायतों में भी किया और कुछ आस-पास की पंचायतों में इस तरह से हमने देखा। तो हमें कौतूहल हुआ ये जानने का कि हम पूरे रीबा की जानें कि आखिर धारा 40-92 के जो प्रकरण हैं, वह किस तरह से कहाँ-कहाँ कितने चल रहे हैं और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के कि मतलब ये जानकारी सामने आए और हम उसको स्टडी करें। हमने एक मध्य प्रदेश स्तर पर हमने एक आरटीआई लगाई अ पंचायती राज संचालनालय, पंचायत राज संचालनालय और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल में। और मंत्रालय से तो हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जो बहुत सैटिस्फैक्टरी कही जा सकती है, लेकिन उन्होंने वो पत्र को अंतरित कर दिया जितनी पचासों जिला पंचायत जो हमारे मध्य प्रदेश में जितने जिले हैं, उतने जिला पंचायत हैं, उन सभी जिला पंचायतों में उन्होंने इसको अंतरित कर दिया। तो जब उन्होंने इसको अंतरित किया तो वहाँ से मुझे पत्र आने प्रारंभ हो गए। तो कई बार उन्होंने ये कहा कि आप ये जानकारी आकर के ले जाएँ, इतना पैसे जमा करें। कई ने कहा कि कई ने तो भेज दिया। मतलब 5-6 जानकारियाँ 5-6 जिला पंचायत से हमें जानकारियाँ मिल भी गईं। उन्होंने बता दिया कि कितने उनके यहाँ लंबित प्रकरण हैं धारा 40-92 के और कितने ऐसे प्रकरण हैं जो जिनमें निराकरण हो गया है या उनके ऊपर अधिरोपित कर दिया गया है वसूली और इस तरह से। तो हमें थोड़ा-सा उसमें ये लगा कि भई जिन जिला पंचायतों ने हमें ये कहा कि हम वहाँ आकर जैसे श्योपुर की अपन बात करें या डिंडोरी मंडला की बात करें, तो उन्होंने डिंडोरी मंडला में कहा कि आप यहाँ पे आके ले जाएँ। हमें बड़ा अजीब-सा लगा कि हम वहाँ पे आके जानकारी तो नहीं ले सकते यदि हमें पचासों जिला पंचायत की जानकारी चाहिए तो। तो ये बात हमने दिमाग में रखते हुए धारा 4 के तहत इसे सार्वजनिक करवाने का मन बनाया और हमने धारा 18 के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत शिकायत या आवेदन प्रपत्र धारा 4 की कार्यवाही हेतु हमने संबंधित हमारे मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयोग माननीय आयोग के समक्ष हमने भेजी और हमने इसमें माँग की विषय में आप देख सकते हैं कि आरटीआई 2005 की धारा 4 के तहत
संपूर्ण मध्य प्रदेश में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 94 की धारा 40 एवं 92 के तहत की जाने वाली समस्त कार्यवाही जिला पंचायत वार, ब्लॉक वार और पंचायत वार विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर सार्वजनिक किए जाने बाबत हमने ये उनसे कहा और हमने अपना इसमें कंटेंट्स पूरा रखा। हमने ये सब बातें भी इसमें बता दी कि मेरे द्वारा पंचा जिला पंचायत रीवा अंतर्गत आने वाली 800 से अधिक पंचायत यानी 827 पंचायतें हैं। पंचायतों के विषय में पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993-94 की धारा 40 जिसमें पद से पृथक करना एवं धारा 92 जिसमें वसूली अधिरोपित करना के तहत लंबित एवं वसूली योग्य प्रस्तावित प्रकरणों की जानकारी दिनांक 12 दिसंबर 2019 को आरटीआई दायर करके मांगी गई थी। तो इसमें उनके द्वारा जानकारी नहीं दी गई, तो हमने इस पे अपील की। अपील के बाद इसमें कुछ निराकरण आया। जानकारी छुपाने के पीछे का उद्देश्य मध्य प्रदेश के हजारों भ्रष्टाचारी सरपंच सचिवों को सहयोग करना, हमने इसमें कंटेंट्स रखा। हमने इस बात को हमने अपना पक्ष रखा कि आखिर ये जानकारी छुपाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? इस जानकारी को छुपाने से किसको लाभ है? अब आप एक चीज़ सोचिए, हमारे रीवा जिला में किसी भी पंचायत की बात ले लीजिए, धारा 40-92 के प्रकरण चलते हैं। हमारे ही कैथा ग्राम पंचायत की यदि अपन बात करें, तो 2019 में इसकी जाँच हुई, जाँच के बाद कारण बताओ नोटिस जारी जारी हुई धारा 40-92 की और इसके बाद वर्षों लग गए और उस नोटिस का जवाब नहीं आया। जबकि जाँच यदि हुई है, तो जाँच हुई और जाँच होने के बाद जाँच प्रतिवेदन आ गया जिसमें दोषी सरपंच सचिव को पाया गया, बंदरबाट का भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। इसके बाद जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जो निर्देशिका है, जो राधेश्याम जुलानिया जो उस समय तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जो धारा 40-92 के प्रकरण हैं, उस पर 4 माह के अंदर यानी कि 120 दिन के अंदर कार्यवाही की जाएगी, मतलब फाइनल कार्यवाही की जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि 2019 के प्रकरण की कार्यवाही 2020 और 21 तक में भी नहीं हो पाई थी। तो ये स्थितियाँ थी, 21 में जाकर के उस पे कार्यवाही हुई। तो हमें लगा कि इतने स्ट्रिक्ट निर्देश आते हैं, आदेश आते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि ये सारी चीज़ें जब तक पब्लिक पोर्टल पर आम जनता के समक्ष ना हो कि भाई मध्य प्रदेश की 23,922 पंचायतों में जो भी हमारे लोग हैं, जो इस तरह से हर पंचायत में कोई न कोई काम, हम कहते हैं पूरी पंचायत में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सरपंचों से, सचिवों से या इस तरह है जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे लाभ होता है, वो उनके चमचे जैसे होते हैं, मतलब उनसे जुड़े होते हैं। किसी को उन्होंने खाद्यान्न दे दिया, तो किसी को शौचालय का लाभ दे दिया, तो किसी को आवास का लाभ दे दिया, तो किसी को अन्य माध्यम से पेंशन दे करके उनका मुँह बंद कर दिया। तो ज़्यादातर जो जनता रहती है वो इसी में मतलब एक तरह से उनकी गिरवी हो जाती है। लेकिन कुछ हम कहते हैं 1 आध परसेंट भी लोग तो ऐसे पंचायतों में होते हैं, 2-4 होते हैं जो आवाज़ उठाते रहते हैं। उनको कौतूहल होता है, उत्सुकता होती है जानने की कि उनकी पंचायत में क्या चल रहा है, यदि गड़बड़ हुआ है तो उसकी शिकायत करते हैं, कार्यवाही करवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हर कोई इतना सक्सेस नहीं होता है, लेकिन आखिर यदि शिकायत करवाई है उन्होंने, उसमें कभी जाँच हुई है, जाँच के बाद प्रतिवेदन आया है, धारा 40-92 की कार्यवाही हुई है, तो उस कार्यवाही के बाद क्या हुआ, अंतिम स्थिति तक पहुँची, ये हमें सबको जानने का अधिकार रहता है, लेकिन ये जानकारी किसी को नहीं मिल पाती। आरटीआई कानून की दुर्दशा आप सभी जगह देख ही सकते हैं कि कैसे रहता है। ज़्यादातर जानकारियाँ न देने योग्य बता करके उसको छुपा लिया जाता है, भ्रमित किया जाता है। तो हमें लगा कि ये जानकारी जो आरटीआई कानून की जो मुख्य उद्देश्य था, आरटीआई कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? आरटीआई कानून का मुख्य उद्देश्य ये था कि यह कानून आने के 120 दिन के भीतर, यानी कि इस अधिनियम के 120 दिन के अधिनियमन यानी कि इसके इम्प्लीमेंट होने के 120 दिन के अंदर ज़्यादातर वो जानकारियाँ जो पब्लिक पोर्टल पर आनी चाहिए, वो सब आ जाएँ या पब्लिक पोर्टल पर यदि व्यवस्था है तो आ जाएँ अथवा अन्य किसी माध्यम से उनकी जो लाइब्रेरी होती है, कोई ऐसे कैटेगराइज़ फ़ॉर्म में कैटालॉग के रूप में आ जाएँ, उनको पृथक्करण किया जाए, उनको ऐसे फ़ॉर्म में उपलब्ध करवाया जाए कि आम जनता को वो बिना किसी शुल्क दिए ही यदि वह जाए तो वो देख ले। जैसे नोटिस बोर्ड में चस्पा कर दी जाएँ या किसी रजिस्टर फ़ॉर्म में रख दी जाएँ अवलोकन के लिए, इस तरह से। मतलब आपको वो जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई आरटीआई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये तो था आरटीआई कानून का मूल उद्देश्य। मतलब आरटीआई आप लगाएँ, सूचना का अधिकार आवेदन आप लगाएँ, तो बहुत ही विशेष जानकारियों के लिए आप लगाएँ। ये था आरटीआई कानून का मूल उद्देश्य। लेकिन वो आज 16 वर्ष बाद भी वो उद्देश्य किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सका है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो ये नौकरशाही है, जो सरकारें हैं, वो नहीं चाहती हैं, ये जो नेता हैं, जो एक परजीवी की तरह जनता के खून पर टिके हुए हैं, उनको चूसते हैं,
उन्हीं से वो निकालते हैं, अर्क निकालते हैं और उन्हीं से उनकी नेतागिरी चलती है। उन्हीं से उनका पूरा सिस्टम चल रहा है, ठीक है? तो वो नहीं चाहते क्योंकि पंचायतें एक बहुत बड़ा स्रोत हैं। आप मनरेगा के भ्रष्टाचार को जानते हैं, आप पंच परमेश्वर के भ्रष्टाचार, आप पंचायती भ्रष्टाचार को जानते हैं। अब विधायक और सांसद निधियों से प्राप्त होने वाली राशि जो पंचायतों को दी जाती है, कैसे वहाँ से कमीशन-खोरी का खेल चलता है, आप ये जानते हैं। तो हर जगह चूँकि ये सारा पूरा सिस्टम इस तरह से एक-दूसरे में गूँथा हुआ है कि उनकी रोज़ी-रोटी का सवाल है। उनका ये भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, ये सारी चीज़ें कार्यवाही होने लगेगी। पर फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो निरंतर ये प्रयास करते रहते हैं कि ये सारी चीज़ें सामने आएँ। तो आरटीआई कानून की बिल्कुल मंशा यही थी कि सारी जानकारी आम जनता के समक्ष आए। धारा 4 स्पष्ट तौर पे कहती है, धारा 4 के 4(1) बी में 4(1) बी में यानी 4(1) ख में जो 17 बिंदुओं का मैनुअल होता है, उस मैनुअल में स्पष्ट तौर पर ये चीज़ें हैं कि सूचना के अधिकार कानून में लगभग मोर देन 95% जानकारियाँ स्वयमेव सभी विभाग पब्लिकली साझा करेंगे। तो मतलब बहुत ही कम ऐसी जानकारियाँ रहेगी जिसके लिए आपको आरटीआई लगाना पड़े। वो पूरी नहीं हो पाई और आप देख रहे हैं कि हर जगह आज वही समस्या पैदा है। बहरहाल अपन बात कर रहे थे पंचायत के बारे में, तो पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993-94 के तहत जो धारा 4, 40 पद से पृथक करना और धारा 92 जो वसूली यानी कि वसूली करना, ये मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हमने इसकी वेब पोर्टल पर साझा करने की हमने माँग की, माननीय आयोग के समक्ष। और हमने वो सारी बातें रखी। हमने जो आरटीआई लगाई थी उसका भी हमने हवाला दिया, जो हमने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में लगाया था, उसका भी हमने हवाला दिया। तो हमने ये सारी बातें उसमें अपने तर्क रखे और इन तर्कों के माध्यम से हमने ये माँग की कि ये जानकारी पब्लिक पोर्टल पर साझा की जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर सारे बिंदु उल्लेखित हैं और टाइम टू टाइम इसको एक तरह से अद्यतन भी किया जाए, अपडेशन किया जाए, इसकी भी हमने माँग की। अतः व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए आवेदकों द्वारा ये माँग की गई कि धारा 40-92 के जो प्रकरण हैं, पूरे मध्य प्रदेश में जिला पंचायतवार, फिर जनपदवार और फिर पंचायतवार पब्लिक पोर्टल पर साझा किए जाएँ। तो इस तरह से मैंने अपना डिजिटल सिग्नेचर करके ऑनलाइन मैंने ये बहुत ही मतलब अच्छा है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो रीवा संभाग है विशेष तौर पर यहाँ आप ईमेल के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से, जीआरडी डेस्क के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप अपनी कंप्लेन दे सकते हैं और कंप्लेन ले ली जाती है और उसी का हमने यहाँ पे एडवांटेज लिया और हमने ईमेल के माध्यम से ही कोरोना लॉकडाउन की स्थिति में हमने ये अपना ईमेल भेज दिया और इस पर कार्यवाही हुई। अब इस पर क्या कार्यवाही हुई, मैं वो आपको अभी दिखाता हूँ कि इसके बाद आयोग ने क्या आदेश दिया। तो इस मामले के बाद फिर आयोग का जो निर्णय आया वो मैं आपको भी दिखाऊँगा और आयोग ने बहुत ही सुंदर इसमें आदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सारी जानकारियाँ पब्लिक पोर्टल पर साझा की जानी चाहिए और उसका उन्होंने विधिवत इसमें एक निर्देश दिया और उन्होंने जो निर्देश दिया वो निर्देश हम आपको यहाँ पे उनका जो आदेश दिया उन्होंने, वो आदेश हम आपको यहाँ पर बताएँगे। उनका ये पहला आदेश कब आया वो हम आपको बताएँगे और फिर अभी उस आदेश के परिपालन में क्या क्या प्रयास किए गए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, वो बात भी हम आपको दिखाएँगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा जिसमें अपन ग्राम स्वराज की बात करते हैं, ग्राम स्वराज की अवधारणा कैसे सफल हो पाएगी? ग्राम स्वराज की अवधारणा सफल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और जब तक जानकारियाँ आम व्यक्ति की पहुँच में नहीं आएँगी, तब तक यह ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है, इसको अपन सफल नहीं मान सकते हैं। आज ग्रामों में क्या स्थितियाँ हैं, आपको भली-भाँति ये बात पता है। सरपंच सचिव और वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, किस तरह से सरकार से विकास के तौर पर जनता के टैक्स के पैसे जो प्राप्त होते हैं,
उसका वो किस तरह से बंदरबाट कर रहे हैं और किस तरह से मात्र कुछ लोग ही उससे बेनिफिटेड हो रहे हैं। देखिए, हम आपको चर्चा कर रहे थे, हम थोड़ा-सा खोलने में टाइम लग गया। ये पहले से तैयार नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है। तो हमें लिंक वगैरह में जा कर के इसको खोलना पड़ा, तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग गया। अभी अपन इसको आपको दिखाएँगे कि किस तरह से आयोग का इसमें आदेश आया था। देखिए, अ, ये कंप्लेंट क्रमांक C0972 रीवा 2020 अपीलकर्ता शिवानंद द्विवेदी वर्सेस लोक प्राधिकारी रीवा एवं अन्य। देखिए, धारा 18 के तहत प्राप्त शिकायत का आधार यहाँ पर है कि आवेदक के द्वारा दिनांक 26/11/2020 को आयोग के समक्ष 2 बिंदुओं की शिकायत की गई है कि बिंदु क्रमांक 1 में रीवा संभाग में पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993-94 की धारा 40 तथा धारा 92 के तहत चल रही कार्यवाही को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत वेबसाइट पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाए एवं बिंदु क्रमांक 2 में धारा 40 एवं धारा 92 की कार्यवाही के तहत मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में चल रही कार्यवाही को भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत वेबसाइट पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाए। हमारी मतलब इसमें मांग थी। इसमें आयोग ने अपने आदेश में उल्लेखित किया। फिर दूसरे पॉइंट में उन्होंने ये बात रखी कि धारा 40 और 92 क्या है। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधान। धारा 40, पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना। नंबर 1, राज्य सरकार विहित प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा कि वह उचित समझे किसी भी पदाधिकारी को किसी भी समय हटा सकता है। यदि कोई जांच करवाया, कोई कंप्लेन आई या स्वयं भी सुओ मोटो भी वो जांच करवा सकता है, यदि उसे गड़बड़ समझ में आया तो उस प्राधिकारी को, पदाधिकारी को वो हटा सकता है। वो धारा 40 के अंतर्गत का, यदि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है, यदि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाया है, यदि उसका पद पर बने रहना लोकहित में अवांछनीय है, परंतु किसी भी व्यक्ति को पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे यह बताने का अवसर ना दिया गया हो कि उसे पद से क्यों हटा दिया गया है। कुल मिलाकर के आपको उसको कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ता है कि चूंकि आप दोषी हैं तो क्यों ना आपको पद से हटा दिया जाए। तो ये होता है आपका धारा 40। फिर धारा 92 अभिलेख और वस्तुएं वापस कराने तथा धन वसूल करने की शक्ति, ये होती है धारा 92 में। कई बार आपने देखा होगा, कोई सरपंच हुआ, कोई सचिव हुआ, इस तरह से वो कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाता है। जाँच के दौरान अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाता है, कुछ गड़बड़ी की है तो अभिलेख दबा देते हैं या उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं, अथवा भ्रष्टाचार किए हैं तो धन को वापस नहीं करते हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वापस करने की, वसूलने की जो शक्ति होती है, वो धारा 92 के तहत होती है, सक्षम लोक प्राधिकारी के पास, और इसका पावर धारा 89 के तहत कार्यवाही का संबंधित जिला कलेक्टर के पास होता है। धारा 89 इसमें है भी, पंचायत के पदाधिकारियों से को पद से पृथक करने तथा वसूली की राशि विनिश्चय करने, प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर न्यायालय की शक्ति होती है धारा 89 के तहत। जैसे आप देख रहे हैं कि रीवा जिले के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें, तो आजकल धारा 89 के तहत बहुत सारे प्रकरणों की सुनवाइयाँ चल रही हैं, जिसमें संबंधित सरपंच, सचिव के ऊपर वसूली, पद से पृथक करना, एफआईआर आदि की कार्यवाही की जा रही है, वो धारा 89 के तहत होता है, क्योंकि न्यायालय की जो न्यायालयीन शक्ति होती है, वो कलेक्टर के पास होती है। धारा 40 तथा धारा 92 की कार्यवाही के संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या है? नंबर 1, इस प्रकरण में आवेदक के द्वारा आयोग को दिनांक 27/1/2020 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दायर आवेदन संदर्भित किया गया है, जिसमें श्री द्विवेदी के द्वारा लोक सूचना अधिकारी पंचायत राज संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत कर मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 तथा धारा 92 के तहत रीवा संभाग सहित मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में हुई कार्यवाही की जानकारी मांगी गई थी, किंतु लोक सूचना अधिकारी पंचायत राज संचालनालय द्वारा दिनांक 6/3/2020 को जारी पत्र क्रमांक 3360 स्थापना पंचायत राज 2020 द्वारा जिला पंचायत कार्यालय समस्त मध्य प्रदेश को आवेदक को जानकारी देने के लिए पत्र अंतरित कर दिया गया था, जो मैंने शुरू में ही आपको बताया। दूसरे पॉइंट में आयोग ने कहा कि मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 तथा धारा 92 की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में नहीं किया जा रहा है। कुछ जिलों में मामले 5-6 सालों से लंबित हैं। बहुत, जो हमने आपको बात बताई, हमारा ही प्रकरण था 2019 का, वो 2021 में जाके सॉर्ट आउट हुआ। और आप सोच सकते हैं कि उस जिस पत्र का हमने हवाला दिया, इसमें वह शासनादेश भी आएगा आगे चल के, उसमें स्पष्ट है कि 120 दिन के भीतर कार्यवाही फाइनलाइज होनी चाहिए। तो किस तरह से विसंगतियां थी आप समझ सकते हैं। कुछ जिलों में मामले 5-6 सालों से लंबित हैं, किंतु प्रकरण का निराकरण नहीं किया जा रहा है एवं इस संबंध में कोई भी जानकारी सार्वजनिक तौर पर
उपलब्ध भी नहीं है, जिसके चलते इन प्रकरणों में पारदर्शी व्यवस्था के अभाव में की गई कार्यवाही के बारे में कोई भी सूचना जनता या प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। ये सुशासन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के सुस्थापित नियमों के विरुद्ध है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान भाजपा सरकार सुशासन 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 की बात करती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कुशासन चल रहा है हमारे पंचायती राज संस्थान में। धारा 40 तथा धारा 92 के संदर्भ में शासन के अधिनियम आदेश क्या-क्या हैं, उसका भी हवाला यहाँ पे दिया गया, आयोग ने अपने आदेश में दिया। नंबर 1, मध्य प्रदेश असाधारण राज्य पत्र द्वारा दिनांक 23/5/2012 को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 92 की उपधारा 4 के संशोधन करते हुए यह प्रावधान स्थापित किया गया कि विहित प्राधिकारी किसी मामले से संबंधित किसी अभिलेख या वस्तु या धन के लिए आरंभ की गई वसूली आरंभिक तारीख से 6 माह के भीतर व्ययनित कर दी जाएगी। अनुलग्नक 2 इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सूचना, इसमें अगला नंबर सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं। इसमें अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा दिनांक 4/10/2016 को जारी पत्र क्रमांक 5 आमुसा पंचायत ग्रामीण विकास विभाग 2016 में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत प्रकरणों को अंतिम निपटारे के लिए निर्धारित की गई 4 माह की समयावधि, आपने देखा ना, 4 माह की समयावधि इसमें निर्धारित की गई है धारा 40 के प्रकरणों के लिए अवश्य रूप से सुनिश्चित करने का आदेश तथा संभाग एवं जिला स्तर पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में निर्धारित एजेंडा में धारा 40 के प्रकरणों को शामिल किए जाने तथा मॉनिटरिंग की जाकर लंबित निराकृत प्रकरणों की निर्धारित प्रपत्र में जानकारी आयुक्त पंचायत राज्य संचालनालय मध्य प्रदेश को ईमेल पर प्रत्येक माह भेजना सुनिश्चित करने का आदेश और साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि विधि के अंतर्गत जिन प्रकरणों के निपटारे किसी अधिनियम की धारा में समय अवधि नियत है और नियत समय अवधि में दर्ज प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया है, तो यह स्पष्ट रूप से विधि का उल्लंघन है। ऐसे मामले में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के भी आदेश दिए गए थे। तो आपने देखा कि धारा 40 के प्रकरण 120 दिन के अंदर निराकृत किए जाने, हर एक जिले और संभाग में ऐसे लोक प्राधिकारियों जिम्मेदार जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संभाग आयुक्त या जिला कलेक्टर, ये सब मीटिंग लेंगे। मीटिंग लेने के बाद ये जानकारी अद्यतन करेंगे हर महीने और ईमेल के माध्यम से पंचायत राज संस्थान और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेजेंगे भी। ये सब इसमें निर्देश दिए गए थे, लेकिन इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पूरे मध्य प्रदेश के समस्त 23,922 पंचायतों में। तीसरा, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा दिनांक 9/12/2020 अभी 9/12/2020 को जारी पत्र क्रमांक 562 MPS समथिंग समथिंग में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, ये 9/12 नहीं है एक्चुअली, ये 29/12 है, हमें याद है ये 29/12 का पत्र था। इसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया है और इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया था कि पंचायत एक्ट 1993 से संबंधित दुर्वियोजन वित्तीय अनियमितता के मुद्दे पर कार्यवाही कर राशि की वसूली एवं अनुवर्ती कार्यवाही विषयक पत्र कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश को जारी कर ऑडिट ऑफ स्कीम रूल 2011 के बिंदु 7.3 के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि वसूली हेतु उपाय तथा अधिनियम के अधीन किन व्यक्तियों के द्वारा गबन किया गया है, उनके विरुद्ध आपराधिक एवं सिविल प्रक्रिया का प्रारंभ सेवा समाप्त भी है, यह भी प्रारंभ किया जाए। आपने देखा कि किस तरह से इन समस्त कार्यवाही और अंत में FIR भी दर्ज करवाने के लिए कहा गया तथा यदि किसी माध्यम से ज्ञात होता है कि रकम का गबन हुआ है इस स्थिति में शासकीय धन के दुरुपयोग, शासन के साथ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, राशि हड़पने के कृत्य से संबंधित तथा संबंधितों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने का आदेश दिया गया था। अनुलग्नक 4। तो आपने देखा कि स्पष्ट रूप से 29/12/2020 को अभी हाल ही में जो पिछले वर्ष दिसंबर में लास्ट दिसंबर बिगिनिंग ऑफ 2021 के पहले जो भी यह पत्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जारी हुआ, इसमें स्पष्ट रूप से निर्देश था कि आप FIR भी दर्ज करवाइए, साथ में वसूली भी करवाइए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के प्रावधान क्या है, यहाँ पे उसका भी उल्लेख किया गया। धारा 4 में स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय जो जनता को प्रभावित करते हों सभी सुसंगत सूचनाओं को प्रकाशित करेगा। आपने देखा कि ऐसी समस्त जानकारियां वो प्रकाशित करवाएगा जो महत्वपूर्ण नीतियों से संबंधित हों और जनता को प्रभावित करते हों।
और धारा 4 घ में क्या है? धारा 4 की अपन जो बात कर रहे थे, प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिक कल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा। यह भी आयोग का कर्तव्य है, ठीक है? और साथ में मतलब ये आरटीआई कानून के अंतर्गत ये ऐसा किया जाएगा, ये लोक प्राधिकारी करेगा। और धारा 19(8)(3) जो कि सूचना आयोग की शक्तियाँ, जो सूचना आयोग आयुक्त की शक्तियाँ, उसमें आप देख सकते हैं कि कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना। जैसे अब यहाँ पे सपोज करिए कि हम ये मांग कर रहे हैं कि धारा 40-92 की कार्यवाही की जो प्रक्रिया है वो प्रकाशित की जाए, पब्लिक पोर्टल पर लाई जाए। हम किस आधार पर इसको मांग कर सकते हैं? तो हम आरटीआई की धारा 4 के तहत पे मांग कर सकते हैं, लेकिन कुछ सूचनाएँ ऐसी होती हैं शायद जो प्रकाशित करने योग्य ना हो। लेकिन इसमें आयोग की क्या शक्तियाँ होगी? आयोग की शक्तियाँ धारा 19(8) में होती हैं। क्या कहती है? 19(8) का 3rd स्पष्ट तौर पे कहता है कि ऐसी वो भी सूचनाएँ जो कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करेगा। प्रकाशित करना मतलब वो प्रकाशित भी कर सकता है, उस सूचना को प्रकाशित करवा सकता है। तो ये पावर होती है सूचना आयोग के पास में। जैसे कराधान घोटाला की अपन बात करें, मध्य प्रदेश की 1148 पंचायतों में 300 करोड़ का कराधान घोटाला हुआ। यदि हम आज आयोग से ये मांग करते हैं कि आयोग समस्त 1148 पंचायतों में जो कराधान घोटाले की जो जांच हुई और जांच के संदर्भ में जो भी दस्तावेज सामने आए, जो भी इसकी जांच रिपोर्ट आई, यदि वो जांच रिपोर्ट यदि हम मांग करते हैं कि आयोग व्यापक जनहित में रखते हुए अपनी धारा 19(8) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकाशित करे, तो वो निश्चित तौर पे प्रकाशित करवाएगा, उसके पास ये शक्तियां हैं। धारा इसमें 6वां पॉइंट में उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993-94 की धारा 40 तथा 92 की कार्यवाही को सार्वजनिक करने की आवश्यकता। देखिए इसकी आवश्यकता क्यों है? नंबर फर्स्ट पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था का मकसद गांव के आम आदमी की लोकतंत्रात्मक एवं विकास कार्यों में सहभागिता सुनिश्चित कराना है, ताकि पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना के मूल उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। वर्तमान परिस्थितियों जैसे कराधान घोटाला का भी आपने देखा कि यहाँ पे उल्लेख किया गया के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचायतों में व्याप्त भारी वित्तीय अनियमितता, पदाधिकारियों द्वारा पदों के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार पंचायत राज अधिनियम के सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति की राह में सबसे बड़ी बाधा है। अतः इस बाधा से निपटने के लिए इसके लिए यह आवश्यक है कि पंचायतों को पारदर्शी, जवाबदेह संस्था के रूप में बनाया जाए, ताकि पंचायतें अधिनियम एवं नियम के अनुसार कार्य कर सकें। सेकंड पॉइंट, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की व्यवस्था को सफल एवं अबाध संचालन के लिए यह आवश्यक है कि पंचायतें न मात्र स्वयं को दिए गए अधिकारों को ही, बल्कि पंचायती राज अधिनियम इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं उसके क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेशों के जवाबदेह होते हुए पंचायतों के संचालन की कार्यवाही सुनिश्चित कर सकें। नंबर थर्ड, लोक सूचना अधिकारी पंचायत राज संचालनालय द्वारा दिनांक 6/3/2020 को जारी पत्र क्रमांक 3360 स्थापना पंचायत राज 2020 के अवलोकन से आयोग के समक्ष यह स्पष्ट है कि अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा दिनांक 4/10/2016 को जारी पत्र क्रमांक फला फला में धारा 40 के प्रकरणों को शामिल कर मॉनिटरिंग कर लंबित निराकृत प्रकरणों की निर्धारित प्रपत्र में जानकारी आयुक्त पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल को प्रत्येक माह भेजने का आदेश दिया गया था, किंतु इस आदेश का पालन न कर इसकी अवहेलना की जा रही है। तो आपने देखा ये जानकारी इसलिए भी प्रकाशित करने योग्य है क्योंकि इसके विषय में स्वयं पंचायत राज संस्थान और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जो भोपाल मंत्रालय में बैठे हैं, उन्होंने भी कागजी घोड़ा दौड़ा दिया था। लेकिन कागजी घोड़ा दौड़ाने के बाद भी ना तो उन्होंने इसकी दोबारा पैरवी की कि भाई इन कागजी घोड़ों पे क्या कार्यवाही हो रही है, मंत्रालय पे बैठे हुए और पंचायत राज संचालनालय में बैठे हुए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, ना तो उन्होंने इसकी आवश्यकता महसूस की। और संबंधित जिला पंचायत जो मध्य प्रदेश के समस्त जिले हैं और समस्त जिला पंचायतें हैं, वहाँ के जिला कलेक्टर, संभागायुक्त और इस तरह से जो जिला पंचायत सीईओ हैं, उनको तो खैर इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनको क्या करना है, तो पत्र आते रहते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से इस पत्र को आधार बनाकर और हमारी शिकायत पर आयोग ने कार्यवाही की है, यह निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के पंचायती राज संस्थान में एक तरह से ग्राम स्वराज लाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आप इसको बोल सकते हैं। आदेश फिर इसमें आया 19/2/2021 का, यह आदेश आया है अभी फरवरी में। नंबर फर्स्ट, आम जनता को सूचना सरल व सुलभ रूप से, अब देखिए ये जनता कैसे उपलब्ध हो, वो किस तरह से कार्यवाही, तो आयोग ने अपना एक प्रोफार्मा भी दे दिया। तो प्रोफार्मा में 19(8)(3) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो सूचना किन प्रवर्गों में और कैसे पब्लिश की जाए, उसका भी एक उन्होंने अपना एक
आइडिया दे दिया कि मतलब आप इस तरह से करें कि आम जनता को सूचना सरल व सुलभ रूप से उपलब्ध हो। इसलिए मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 और 92 के तहत की गई कार्यवाही को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(a) थर्ड के तहत रीवा सहित मध्य प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को आदेशित करता है कि धारा 40 और धारा 92 से संबंधित कार्यवाही को वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराया जाए। तो आपने देखा है ये धारा 40-92 की कार्यवाही का विवरण, जिला रहेगा, फिर जनपद पंचायत रहेगा। जैसे जिला रीवा हो गया तो इसमें 9 जनपद पंचायतें हो गई, तो 9 जनपद पंचायतों में एक एक करके 1 2 3 इस तरह से नीचे की तरफ ये आता जाएगा जनपद पंचायत, और फिर ग्राम पंचायत। तो फिर आप एक जनपद पंचायत को क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित जितनी ग्राम पंचायतें, सपोज करिए आप जिला में गए, अगर मालवा से लेकर के इस तरह से बहुत सारे जिले, तो रीवा एक जिला आ गया, तो जिला में आपने रीवा में क्लिक किया, तो रीवा में आपने क्लिक किया तो रीवा से संबंधित जितने जनपद पंचायतें हैं वो ब्लू करके उनकी लिंक आ जाएगी, ब्लू लिंक इस तरह से जैसे आती है। फिर आप गंगेय सपोज करिए गंगेय जनपद में गए, तो गंगेय जनपद को आप क्लिक करेंगे, उसके बाद गंगेय जनपद से संबंधित सभी जो इसकी पंचायतें हैं, 88 पंचायतें हैं, उनकी ब्लू लिंक आ जाएगी इस तरह से, नीली नीली लिंक आ जाएगी जिसमें टैब रहेगा। उसमें आप सपोज करिए आप उदाहरण के लिए गए, यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया त्यूनी ग्राम पंचायत, तो त्यूनी को आपने जैसे ही क्लिक किया तो धारा 40 के तहत यदि कार्यवाही चल रही है, मतलब धारा 40 और 92 के तहत कार्यवाही चल रही है तो उसका विवरण आएगा। यदि कोई आदेश पारित हुआ है तो वो यहाँ पे आदेश आ जाएगा, और 40-92 की कार्यवाही के उपरांत यदि दोषी पाया गया है तो उसके ऊपर क्या एफआईआर की कार्यवाही हुई, 420 409, आपको यहाँ भी वो भी चीज आ जाएगी। तो इस तरह से ये सारा डिटेल्स सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जो आप एक क्लिक पर, मतलब दुनिया में बैठे कहीं भी आप देख सकते हैं कि आपके ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है, कहाँ-कहाँ कैसे कार्यवाही हुई है, यदि वहाँ पे शिकायतें हुई है और कोई कार्यवाही हुई है तब। सेकंड में आयोग 3 माह का समय लोक प्राधिकारी को व्यवस्था स्थापित करने हेतु देता है। आयोग के आदेश के बावजूद यदि लोक प्राधिकारी व्यवस्था स्थापित करने में असफल रहता है तो इस स्थिति में आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत लोक प्राधिकारी के रूप में संबंधित कलेक्टरों के विरुद्ध शिकायत को ग्रहण कर सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुरूप कार्यवाही करेगा। तो यदि इसमें जिम्मेदार किसको माना जाएगा, जिला कलेक्टर को माना जाएगा। स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिला कलेक्टर को इसमें डीम्ड पीआईओ माना जाएगा, क्योंकि लोक प्राधिकारी के पावर के अंतर्गत होता है कि वो धारा 4 के तहत जो जानकारियां हैं वो पब्लिक करें। फिर थर्ड में आयोग अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल मध्य प्रदेश को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(a) फर्स्ट के तहत आदेशित करता है कि आयोग के आदेश की प्रति रीवा सहित समस्त मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टरों को उपलब्ध कराते हुए मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 और धारा 92 के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी आरटीआई एक्ट की धारा 4 के परिपालन में जिले के वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो इस तरह से अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को इसको भेजा गया और उनको निर्देशित किया गया को समस्त जिला कलेक्टरों के माध्यम से, जो कि लोक प्राधिकारी भी हैं इस मामले के, उनके माध्यम से ये व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं। चौथा पॉइंट में ना श्री विनोद कुमार अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन 19/5/2021 तक आयोग के ईमेल पते और व्हाट्सएप नंबर पर देना सुनिश्चित करें। 3 महीने का उन्होंने टाइम दिया, आयोग ने, माननीय आयोग ने 3 महीने का टाइम दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि मार्च समय व्यतीत हो रहा है, आज व्यतीत हो चुका है, आज 1 अप्रैल, तो अप्रैल और मई मतलब लगभग 1.5 माह से ऊपर का समय है, तब तक इनको व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। आदेश की प्रतियां सभी को यहाँ पे भेज दी गई हैं, और आपने इस आदेश में देखा कि आदेश में जो प्रति है श्री विनोद कुमार अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, श्री मनोज श्रीवास्तव विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री राजेश कुमार जैन कमिश्नर रीवा, डॉक्टर इलैयाराजा टी कलेक्टर रीवा, और मुझे इस तरह से ये 4-5 प्रतियां ये भेज दी गई। और इस आदेश के बाद फिर अभी हाल ही में क्या कार्यवाही हुई उसका हम आपको अवलोकन करवा करके फिर हम ये लाइव वीडियो यहाँ पर आपको हम बंद करेंगे। तो आपने देखा कि कार्यवाहियों का दौर चालू हुआ, कार्यवाहियां हुई, कार्यवाहियां हो रही हैं, और एक तरह से एक बहुत ही पॉजिटिव वे में इसको आप समझ सकते हैं। ये कहलाते हैं व्यापक जनहित के कार्य। आरटीआई कानून का जो मूल उद्देश्य यही है कि आम जनता के बीच में जानकारी साझा हो, और उसमें ज्यादातर
व्यापक जनहित के कार्य जुड़े हुए हों, ये है आरटीआई कानून का। आप व्यक्तिगत कार्य भी कर सकते हैं, यदि आपकी कोई पेंशन का इश्यू है, आवास का इश्यू है या कोई भी आपका ऐसा इश्यू है, तो उसके लिए भी आरटीआई कानून है। लेकिन जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए आरटीआई कानून और इसका उपयोग करना चाहिए। तो हमने देखा कि अभी ये पत्र आया था, अभी हमारे व्हाट्सएप में किसी ने अभी हमने इसको आज देखा, ये कोई पत्रकार हैं, उन्होंने ट्विटर में शेयर किया था और फिर उसको माननीय श्री राहुल सिंह जी जो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त हैं, जिन्होंने इस आदेश को दिया था, उन्होंने इसको रिट्वीट किया था। हमारी नज़र में आया, हमने भी इसको उसमें कमेंट किया और वहाँ से हमने इसको यद्यपि हमें पत्र मिला नहीं है, लेकिन हमने वहाँ से इसको डाउनलोड किया है और डाउनलोड करके अपने फेसबुक वगैरह में भी शेयर किया, वो आपने इसको देखा होगा। तो आप देखिए पंचायत राज संचालन मध्य प्रदेश का 3 सॉरी 31/3/2021 का ये पत्र है, पत्र क्रमांक 4794 करके है 2021 का। और देख सकते हैं कि इस पत्र में किस तरह से प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त को लिखा गया है और विषय में धारा 40 एवं 92 की कार्यवाही को वेबसाइट पोर्टल पर सार्वजनिक करने एवं आदेश निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने बाबत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का आदेश दिनांक 19/2/2021 जिस आदेश की हम इसके पहले हम इंट्रोडक्शन में हम जिस आदेश का हवाला दे रहे थे, उसी के परिपालन में ये पत्र जारी हुआ है समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को। कृपया विषयांतर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलार्थी शिवानंद द्विवेदी जिला रीवा की शिकायत पर माननीय राज्य सूचना आयोग के आदेश दिनांक 19/2/2021 द्वारा धारा 40 एवं 92 की कार्यवाही को वेबसाइट पोर्टल पर सार्वजनिक करने एवं पारित आदेश को निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित है संलग्नानुसार और ये निधि निवेदिता जो इस समय संचालक हैं पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश में, और इसकी प्रतिलिपियां 3 जगह भेजी गई हैं। अपर मुख्य सचिव पंचायत ग्रामीण विकास माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह जी को और कलेक्टर समस्त जिला कलेक्टरों को इसको भेजा गया, इसकी प्रतिलिपियां भेजी गई। तो आप ये देख सकते हैं कि इस पर कार्यवाहियां कल की डेट में प्रारंभ हो गई हैं और अभी इनके पास लगभग 1.5 महीने का 1 महीने और 19 दिन का समय है। इसको निर्धारित प्रपत्र में ये जानकारी साझा करके इनको फाइनली सूचित करना है आयोग को, यदि इनको फाइन से बचना है तो। तो आप देख सकते हैं कि जो दंड होता है, जो दांडिक प्रक्रिया होती है, जो पावर होती है, वो पावर के सही तरीके से कोई उपयोग करता है पदासीन अधिकारी, तो उसके कितने अच्छे व्यापक जनहित के फायदे समझ में आते हैं, कितने अच्छे फायदे हो सकते हैं। और मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के विषय में यदि कहा जाए इस समय, तो वर्तमान स्थिति में जो रीवा संभाग में जो कार्यवाही चल रही है, हमारे जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त रीवा संभाग के जो प्रभारी माननीय श्री राहुल सिंह जी हैं, जिस तरह से वो ताबड़तोड़ कार्यवाहियां कर रहे हैं और व्यापक जनहित के जो मुद्दे हैं, उन पर जिस तरह से उनकी कार्यवाहियां हो रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि ये सभी विभागीय अधिकारी, प्रशासन में बैठे हुए लोग, इनको पता है कि यदि ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल उन्होंने कहा है कि हम फाइन लगाने से परहेज नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि सही तरीके से हर एक अधिकारी, हर एक पावरफुल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी पावर का सही तरीके से लोकहित में उपयोग करने लगे, जनहित के लिए उपयोग करने लगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम अपने देश को वास्तव में एक जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी, हमारे जो इस भारतीय संविधान के निर्माता और जो भी इसमें अपना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान देने वाले जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा की थी कि किस तरह से हर एक ग्राम पंचायत को, हर एक ग्राम को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, सारी व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेसिक ह्यूमन राइट्स की जो सारी चीजें हैं, बिजली, सड़क, पानी और अन्य सारी चीजें, रोजगार, लघु कुटीर उद्योग, हर हर तरह से सारी व्यवस्थाएं, पर्यावरण की सुरक्षा, जल संरक्षण, सब कुछ उसी गाँव में हो सकता है, उसी ग्राम पंचायत में हो सकती है। और यदि देखा जाए तो यदि आप मनरेगा और पंचायत दर्पण में जाकर के देखें, वित्त आयोग की जो राशि देखें, मनरेगा की जो राशि देखें, तो इतना सारा पैसा आ रहा है कि बहुत कुछ किया जा सकता है, मात्र एक 5 साल के अंतराल में किया जा सकता है। लेकिन किस तरह से ये प्रशासनिक अधिकारी, किस तरह से ये नेता जो बैठे हुए हैं, किस तरह से हमारे जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, कैसे इनका पूरा माफिया तंत्र है और कैसे हमारे देश को लूट रहे हैं। और ये गाँव की जो यूनिट है, हमारी ग्राम पंचायतें हैं, हमारी जो सबसे छोटी यूनिट आप बोल सकते हैं कि जो लोकतंत्र की जो पंचायत राज संस्था है, इसको आधार बना करके लूट यहीं से चालू होती है और इसको बर्बाद किया जा रहा है।
और इसको यदि आपको बर्बाद करने से बचाना है, तो सबको मिल कर के काम करना पड़ेगा और तभी हमारा जो भारत देश है, सही मायने में स्वतंत्र कहलाएगा और स्वतंत्रता की हम अनुभूति भी कर सकेंगे और साथ में हम ये मानेंगे कि वास्तव में हमारा सही मायने में विकास हो पाया है। अन्यथा ये जो विकास है, ये विकास का कोई औचित्य नहीं है और जिस तरह से लुटाई चालू है, वो लुटाई बराबर बरकरार रहेगी। तो हम अपने देशवासियों से अपील करते हैं कि वो इस आंदोलन में सम्मिलित हों और इस आंदोलन में सम्मिलित होकर ज़्यादा से ज़्यादा सूचना के अधिकार आंदोलन के माध्यम से जानकारी सार्वजनिक करें और जो भी ऐसे अधिकारी हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं और लूट रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, उनको सही स्थान पर उनको पहुँचाएँ। इसी के साथ हम ये वीडियो यहाँ पर विराम देंगे और हम आपसे अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।